अस्सलाम वालेकुम। इस टेस्ट के नाम लेक्चर नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास। सीबी इज इक्वल टू 5/2 आर सीपी विल बी। तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। हम सिंपली सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर लगाएंगे, यानी कि सीबी किसके बराबर हो जाएगा, 5/2 आर के बराबर हो जाएगा। और जब हम सीपी इज इक्वल टू सीबी प्लस आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 आर प्लस आर। 5/2 आर प्लस आर इक्वल हो जाएगा 7/2 आर बराबर। आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास the amount of heat required to raise the temperature of 10 moles of water from 70 Kelvin to 80 Kelvin. Molar heat capacity of water 75.24 joule is। तो हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे कि इज इक्वल टू एन क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अब इसके अंदर एन की वैल्यू क्या है 10, फिर सी की वैल्यू क्या है 75.24 और टी की वैल्यू क्या है 80। को माइनस करें डेल्टा टी यानी कि T2 - T1 यानी कि 80 - 7। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल 77.524। सिंपल सा फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी स्पॉट। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशन और पोटेंशियल, ये सारी चीजें। तो इंटरनल एनर्जी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच प्रोसेस द एंटायर ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस इज कन्वर्टेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर आइसोकोरिक प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वो लगाएंगे, और वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हीट क्या हो जाएगी, हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, यानी कि डेल्टा यू डेल्टा क्यू के बराबर हो जाता है किसके अंदर, आइसोकोरिक के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम जीरो के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आइडियल गैस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 joule of heat energy is supplied to a system, and at the same time 150 joule of work is done by the system. The increase in internal energy of system is। तो क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या है 400, डब्ल्यू की क्या है 150, माइनस करेंगे 250 जूल, हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। हमने क्या किया, 400 को माइनस कर दिया 150, आंसर आ गया 250। नेक्स्ट हमारे पास द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बर्स्ट टायर इज एन एग्जाम्पल है। तो जो रैपिड प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई टाइम नहीं लगता और हीट का एक्सचेंज भी नहीं होता, तो ये क्या है, एक एडियाबैटिक है। तो ऑप्शन बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सीपी माइनस सी डब्ल्यू फॉर सीबी फॉर 3 मोल्स ऑफ गैसेस। तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू एनआर के बराबर होता है, तो 3 मोल्स हो गए। सीपी माइनस सीबी 3 आर के बराबर हो गया। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, यानी कि सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर के एनआर के बराबर होता है। तो एन आर हमारे पास क्या है 3, तो 3 आर सीपी माइनस सीबी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी। तो थर्मोडायनेमिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम रिलेशनशिप पढ़ रहे होते हैं हीट और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो रिलेशन होता है उसके बारे में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। तो जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है इसके अंदर पीवी किसके बराबर होती है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पीवी कांस्टेंट होती है, यानी कि बॉयल्स लॉ।
की तरह, यानी कांस्टेंट होगी ऑप्शन बी। आइसोथर्मल में बिल्कुल बॉयज लॉ की तरह होगा कि जो पीवी हो जाएगी वो पूरा प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास गैस टेम्परेचर ऑफ गिवन गैस given mass of a gas is changed from 150 degree centigrade to 300 degree centigrade during an isobaric process, volume of the gas will become। तो चार्ज तो हम लगाएंगे जिसके अंदर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के कांस्टेंट प्रेशर पर, और कन्वर्ट कर देंगे हम इसको केल्विन पे। इनके 423 केल्विन को जब हम कन्वर्ट करेंगे या फिर 570 केल्विन में, मतलब वो डबल हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डबल। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनामिक। The thermodynamic process during which volume of the system remains constant is called। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वॉल्यूम सिस्टम पे कांस्टेंट रहता है वो कब होता है, आइसोकोरिक के अंदर होता है जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड इन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर बॉयल्स लॉ फॉलो होती है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस में वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू बॉडीज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड बॉट इन कॉन्टैक्ट एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हीट का फ्लो किस होता है, हॉट से कोल्ड की तरफ होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी कि टी ए से यानी कि 45 डिग्री से, और 40 टीबी यानी कि 45 डिग्री, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होता है, ना तो हीट और ना ही मास ट्रांसफर होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, नीदर हीट और एनी मास आर ट्रांसफर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम अकर्स ड्यू टू। तो जो हीट का फ्लो होता है वो हाई से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव होती है तब। तो ऑप्शन जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, हीट फ्लो। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज मेजर्ड है। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो गैस की कब मेजर होती है, जो हीट को जरूरत होती है रेज करने की, टेम्परेचर को रेज करने की, यानी कि 1 किलोग्राम को 1 केल्विन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज। तो जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक की किस तरह रिप्रेजेंट होती है, वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर हो जाती है एनर्जी कंजर्वेशन के, यानी कि हीट एडेड इसकी इक्वल होगी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के और वर्क डन के। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन। तो जो फर्स्ट लॉ होती है वो किस पे बेस होती है, वो ना तो एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये हमारा लॉ है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस वो कन्वर्ट की जा सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास द थर्मोडायनामिक प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो जो इसके अंदर सही से लिस्टेड नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके बारे में ये इनकरेक्ट है कि ये आइसोबैरिक में होना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एनआरटी द डायमेंशन ऑफ रियल गैस आर इज। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, आर का डायमेंशन होना चाहिए एम 1 L 2 T-2 K-1। ऑप्शन ए हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में बताती है, तो एनर्जी की कंजर्वेशन के बारे में बताती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, वो होती है कांस्टेंट रहती है वो इंटरनल एनर्जी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ टेम्परेचर टी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी बी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर brought इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, which one of the following is possible at thermal equilibrium। तो वो टी ए 45 डिग्री के बराबर और टी बी 45, तो वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। दोनों चीजें इक्वल किसके अंदर है,
इनमें से सिर्फ यही है सी वाला जिसके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम बन गया, मतलब दोनों चीजों का टेम्परेचर सेम हो गया। अब हम जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है वो एम्बेडेड होती है प्रोटीन के अंदर। तो जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, डबल लेयर फॉस्फोलिपिड से बनी होती है और प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं जो कि मोज़ेक की अपीयरेंस दे रहे होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज प्रोवाइडेड बाय। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो सब्सटेंसेस को उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेके जा रही होती है, एनर्जी के अगेंस्ट लेके जा रही होती है एटीपी के। तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर हो जाएगा एटीपी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एनर्जी सेल, in energy cell the cell membrane help to take in material by enfolding in the form of vacuole. This type of intake is termed as। तो जो एनर्जी का इंटेक होता है इसके ना आंसर होगा हमारे पास एंडोसाइटोसिस के। एंडोसाइटोसिस के जरिए इंगल्फ करते हैं मटेरियल, सेल जो है वो इंगल्फ करती है मटेरियल को, और इसके अंदर पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों आ जाते हैं एंडोसाइटोसिस की एग्जाम्पल, यानी कि सेल का खाने का जो निजाम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व। तो सेल मेम्ब्रेन क्वेश्चन हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो किसके थ्रू करती है, वो नर्व सेल्स के अंदर के थ्रू, जो जिनको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं उनके जरिए अ, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंडक्ट करा सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फाउंड इन। तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पैरेलल अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, पैरेलल लेयर बना रहे होते हैं बाइलेयर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। तो जो सारे फंक्शन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन कर रही होती है एक्सेप्ट ऑटोलाइसिस के, क्योंकि ये काम लाइसोसोम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास, इन इन फोर्स ऑफ इन्विजिनेशन इन सेल मेम्ब्रेन आर यूज फॉर फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। तो जो माइक्रोविला होते हैं वो ऐसे सरफेस प्रोजेक्शन होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेम्ब्रेन्स को नहीं बनाते, और जो है इनफोल्डिंग्स भी नहीं बनाते एंडोसाइटोसिस में। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोविला। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम नहीं करते, वो लोकोमोशन का काम नहीं करते। जैसे कि जो लोकोमोशन का काम कौन करता है, सीलिया या फ्लैजिला करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं करते। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसकी एग्जांपल में हमारे पास जैसे कि ऑस्मोसिस है, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट है हमारे पास, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद द लिपिड एंड प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड आर ओरिएंटेड। तो इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड है, ये क्या करते हैं, ये फेस करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट को रिकॉग्निशन के लिए। तो ये आउटसाइड बाहर की तरफ जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है कि ये वल्नरेबल होते हैं, ये बर्स्ट हो सकते हैं, और ये क्या इनके ना ऑस्मोटिक लाइसिस हो सकती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट ऑन प्लेन मेम्ब्रेन। तो जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं उनके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और सिग्नल करते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ सेल इज। तो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर बनाती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है पर एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होता है। तो वो जो बहुत सीधी सी बात है, सेल वॉल होता है, जो कि प्लांट्स में मौजूद होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेल्यूलर लाइफ। कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इंटरनल
वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, जो कि इंटरेक्शन कराती है सराउंडिंग से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या नहीं है? तो प्रोटीन सिंथेसिस सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है, वो राइबोसोम का फंक्शन है। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास, द फ्री राइबोसोम्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन इट्स। तो राइबोसोम किसके अंदर राइबोसोम किसके अंदर मौजूद होते हैं? वो मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, और जो है ये फ्लोट कर रहे होते हैं उसके मैट्रिक्स को, सिंथेसाइज कराते हैं प्रोटीन वगैरह को। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स इन द लिवर सेल इज। वो कौन सा ऑर्गेनेल होता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग की में और पॉइजनिंग में काम करता है? तो वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि डिटॉक्सिफाई कराता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ईदर अटैच्ड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द। तो ये किसके अंदर डिस्पर्स हुए होते हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुए होते हैं फ्रीली, और अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो लिपिड की सिंथेसिस कौन कराता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो लिपिड की सिंथेसिस कराता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगर आपसे स्पेसिफाई करके पूछे रफ या एंडोप्लाज्मिक, रफ या स्मूथ, तो आप स्मूथ आंसर करेंगे। विच वन ऑफ नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट। तो कौन इसके अंदर मदद करता है? तो इसके अंदर मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है, जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को और एंजाइम को। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म किसका काम है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम है, जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया। नेक्स्ट है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट द सिस्टम ऑफ फ्लैटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स विद नेम्ड एज। तो फ्लैटेन सेल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टली, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक और गोल्गी के अंदर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्मेशन, यूकैरियोटिक सेल दैट इज। तो राइबोसोम के अंदर यूकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं हमारे पास फ्री स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, और अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, पिक आउट द चॉइस which is true about submit of eukaryotic ribosome। तो जो कंबाइन कराते हैं फंक्शनल को, यानी कि 80s राइबोसोम को यूकैरियोट में, वो क्या होते हैं? हमारे पास आंसर होगा कि जो लार्ज सबमिट सेडिमेंट्स होते हैं 60s के, वो होते हैं, और वो सब यूनिट होते हैं 40s के। ये हमारा ऑप्शन है, आंसर हो गया। अब हम केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन और कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड। तो जो थ्योरेटिकल यील्ड होता है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है, जो कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए या बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज रियली ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो क्या होता है? वो एक्चुअल यील्ड होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए, या एक्चुअली जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द रीजन फॉर लेस एक्सपेरिमेंटल पर यील्ड देन थ्योरेटिकल यील्ड आर रिवर्सिबल रिएक्शन साइड रिएक्शन एंड। तो जो प्रेशर होता है वो अफेक्ट कर सकता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को, स्पेशली गैसियस रिएक्शन को, जो कि कंट्रीब्यूट करता है यील्ड के रिडक्शन में। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए, प्रेशर। नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। तो जो हेबर्स प्रोसेस होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है, वो मिलके अमोनिया बनाती है। अब जो 2 मोल्स होते हैं अमोनिया के और 3 मोल्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो जरूरी होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है हमारे पास, when 22.4 liters of hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine each at SCP, the moles of HCl formed is equal to। तो किसके बराबर हो जाता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलते हैं HCl बना देते हैं, वो 22.4 LH2 के बराबर हो जाता है 1 मोल। ठीक है, और 11.2 लीटर जो होता है वो
क्लोरीन के होते हैं, तो वो क्या बना देते हैं 0.5 मोल। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो पहले खत्म हो जाता है, तो 0.5 मोल क्लोरीन के पहले खत्म हो जाता है। आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या बच गया, 1 मोल बच गया HCl का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, when the following reaction equation is properly balanced, the number of moles of oxygen will be C3H8 plus oxygen will give carbon dioxide and air water। तो वो क्या देगा, जो बैलेंस इक्वेशन होगी वो C3H8 के अंदर हम 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे ताकि वो क्या दे सके, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के और 4 वाटर के मॉलिक्यूल। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, when the following reaction equation is properly balanced, the number of moles of oxygen will be, यानी कि C6H4 है, वो बना रहा है ऑक्सीजन, और तो वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो हमें जरूरत होगी ये 13 मोल्स की, ताकि वो बैलेंस कर सके। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HF आर नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 29 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑफ OH2, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgOH2 5 AMU एंड HF इज इक्वल टू 20 AMU। तो क्या हो जाएगा, हम जब इसको पूरा बैलेंस करेंगे तो हमें 20 ग्राम्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो बना सके 20 ग्राम HF की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द फॉलोइंग इक्वेशन रिएक्शन ऑन बैलेंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी C6H14 प्लस O2, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, हमारे पास 9 मोल्स हो जाएंगे, यानी कि 9 मोल की जरूरत होगी ताकि वो बैलेंस कर सके। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद एक्सेस C2H4, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। तो 22 ग्राम जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे जब हम इसको बैलेंस करेंगे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस इफ 45 ग्राम ऑफ C3H8 एग्जैक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो वो क्या देगा, वो देगा क्लोजेस्ट, हमें पता है कि जब हम इसको बैलेंस करें C3H8 जो है 5 ऑक्सीजन का, वो 3CO2 देगा। और फिर जब हम इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास 26.4 आंसर आएगा, जो कि करीब है 26 के। ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास CH4 प्लस 2H2O, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और 4H2। तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट कंप्लीटली विद 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या बचना चाहिए, अगर हम इसके पूरे इसको बैलेंस करके देखें, हमें आइडिया होगा कि जो दोनों है वो लिमिटिंग रिएक्शन है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों। तो आंसर हमारे पास होना चाहिए हाइड्रोजन, वो करेक्ट होएगा। यानी कि आंसर होना चाहिए कि 4 ग्राम्स। इसका आंसर हो जाएगा 8 ग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास 6Na और Fe2O3 मिल रहा है, तो क्या बन रहा है हमारे पास, CNA2O और 2Fe। तो अब हम अगर देखें कि इसमें आपसे पूछा गया है कि इफ यू आर प्रोवाइडेड विद 230 ग्राम sodium and 320 grams of Fe2O3, then the limiting reactant। लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि वो चीज जो पहले खत्म हो जाएगी, तो सोडियम पहले खत्म हो जाएगी इसके अंदर, सोडियम पहले खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl as per the following reaction, Mg plus 2HCl, MgCl2 plus H2, given that Mg is equals to 21 gram and HCl is equals to 21 gram, then X is reactant है। तो जो बचा हुआ रिएक्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अ, हाँ उसको हम बोलेंगे अ, तो हम HCl बोलेंगे, क्योंकि HCl क्या है, वो लिमिटिंग है, और मैग्नीशियम क्या है, एक्सिस में है। तो ऑप्शन बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H2। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए कि 12.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 11.207 dm क्यूब ऑफ मीथेन एट एसटीपी, ही हैज हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम, कितने एटम की जरूरत होगी, 2 एटम्स की जरूरत होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द एल्यूमिना विद 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
तो कितने एल्यूमिना की जरूरत होगी, इसके अंदर जरूरत होगी 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिना। नेक्स्ट है द एक्चुअल यील्ड, इट ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल ड्यूटी। तो एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के कब इक्वल होती है? ये सारे आंसर्स हो जाएंगे हमारे, क्योंकि एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है और मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं जो कि इसको इनकम्प्लीट रिएक्शन कराते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसके अंदर इनकरेक्ट क्या होगी कि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। ये गलत है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है द कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ। तो किस चीज का अमाउंट? द लिमिटिंग रिएक्टेंट का अमाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास when one mole of each of the following is completely burned in oxygen, which will give the largest mass of carbon dioxide। तो वो क्या देगा? इथेन जो है लार्जेस्ट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन CaHCl Cl क्या देगा? CaCl2 और H2। When 20 gram of Ca is heated with excess HCl, the volume of H2 gas are obtained at S2। तो क्या हो जाएगा? 11.2 dm3। ये FM क्यूब में dm क्यूब है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 hydrogen reacts with 32 grams of O2 to produce water, which of the following statement is correct? तो क्या होगा हमारे पास के 2 मोल जो होते हैं वाटर के वो बनेंगे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस एल्यूमिना, करेक्ट पेयर ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सिक रिएक्टेंट। तो ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और एल्यूमिनियम, तो आंसर हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑक्सीजन, हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस? तो 30 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई रिक्वेस्टेड हिम टू टेल व्हाट द टाइम वाज बाय हिज वॉच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। आंसर हो जाएगा हमारे पास एम। नेक्स्ट है हमारे पास ही आस्क्ड द गेस्ट इफ ही वुड माइंड गोइंग ओवर देयर। तो क्या आंसर हो जाएगा? वुड यू माइंड कमिंग ओवर हियर, ही सेड टू द गेस्ट। ऑप्शन एम करेक्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ही क्राइड विद सोरो, ही क्राइड with sorrow that he was undone। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ गॉड आई एम अनडन ही क्राइड। ये डायरेक्ट में करती है हमने। नेक्स्ट क्या? शी अप्रिशिएटेड विद जॉय दैट ही हैड एक्टेड वेरी नाइसली। तो क्या हो जाएगा? हाउ नाइसली यू एक्टेड शी सेड टू हिम। ऑप्शन एन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द मदर फॉरबिड द चाइल्ड टू ओपन द विंडो। तो क्या आंसर हो जाएगा? डोंट ओपन द विंडो द मदर सेड टू द चाइल्ड। ऑप्शन ओ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आई ऑर्डर देम टू कम एंड सेड दैट वी वर गेटिंग। तो क्या हो जाएगा? कम वी आर गेटिंग लेट। ऑप्शन के करेक्ट। नेक्स्ट है शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर अबाउट द लवली थिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्हाट अ लवली थिंग शी सेड। ऑप्शन के हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास द वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड वेदर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो क्या आंसर हो जाएगा? हाउ हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, द वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड। ऑप्शन के आंसर हो गया। Next है the elderly man ordered the children to not make any noise there in his house। तो क्या हो जाएगा? Don't make any noise in my house, the elderly man said to the children। ऑप्शन के हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है the man asked the robbers where they would take him। तो क्या हो जाएगा? Where will you take me, said the man to the robber। ऑप्शन एल करेक्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है यूसुफ told that he respected his elder and loved his youngster। क्या हो जाएगा? यूसुफ सेड आई रिस्पेक्टेड माय एल्डर्स एंड लव्ड माय यंग्स। ऑप्शन के आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ही फॉरबेड मी टू मूव। क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी डू नॉट मूव। ऑप्शन जे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द पोस्टमैन टोल्ड दैट ही वुड ब्रिंग द पार्सल द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा? द पोस्टमैन टोल्ड दैट ही वुड द पोस्टमैन सेड आई विल ब्रिंग द पार्सल टुमारो। ऑप्शन आई करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ही अपोलोजाइज फॉर हैविंग ट्रबल्ड देम। क्या हो जाएगा? he said to them I am sorry to have troubled you। ऑप्शन एल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है जॉन said that the man had been working। क्या हो जाएगा? जॉन said the man has been working। ऑप्शन जे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है आई सेड टू हिम दैट ही वाज लकी इंडीड, क्या हो जाएगा? आई सेड टू हिम यू आर लकी इंडीड, ऑप्शन एन करेक्ट। नेक्स्ट है द मास्टर इंक्वायर्ड टू द ऑफ द सर्वेंट वेयर ही केम फ्रॉम, क्या हो जाएगा? द मास्टर सेड टू द सर्वेंट वेयर डिड यू कम फ्रॉम, ऑप्शन एम करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ही एक्सप्लेन विद सॉरो दैट ओनली चाइल्ड वाज डेड, हिज ओनली चाइल्ड वाज डेड, क्या हो जाएगा? ही सेड ah my only child is dead। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्ट्रक हिम, क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक। नेक्स्ट है ही विश्ड हर सक्सेस, तो इसका आंसर क्या होगा? ही सेड टू हर मे यू सक्सीड, ऑप्शन एन हमारा आंसर। नेक्स्ट है द सर्वेंट आस्क्ड मी इफ आई रियली वांटेड टू सी हिज मास्टर, क्या हो जाएगा? डू यू रियली वांट टू सी माय मास्टर सेज द सर्वेंट, ऑप्शन पी आंसर हो गया। नेक्स्ट है आई आस्क्ड इफ ही वाज हंग्री एंड थर्स्टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर यू हंग्री एंड थर्स्टी, आई आस्क्ड टू हिम, ऑप्शन पी आंसर हो गया। नेक्स्ट है द ट्रेवलर आस्क्ड द मैन इफ he had any message for his father, क्या हो जाएगा? द ट्रेवलर सेड टू द मैन डू यू हैव एनी मैसेज फॉर योर फादर, ऑप्शन एन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आई आस्क्ड खालिद who he was to talk like that, क्या हो जाएगा आंसर? आई सेड टू खालिद who are you to talk like that, ऑप्शन पी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है द बॉय आस्क्ड हिज मदर व्हाट दैट वाइट थिंग ऑन द हिल टॉप वाज, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज दैट वाइट थिंग ऑन द हिल टॉप सेड द बॉय टू द मदर, ऑप्शन पी आंसर हो गया। जज़ाकल्लाह, हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस